एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनिश्चित लगती है, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगातार ऐसे डिसीजंस ले रही हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। कभी कभी ये डिसीजंस बहुत छोटे होते हैं और कभी कभी ये बहुत बड़े होते हैं और असल में बदलाव लाने के लिए बनाए जाते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने ऐसे ही कई बड़े कदम उठाए हैं। साल 25 में आरबीआई ने अपनी मेन इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 3 बार कम किया है। ये एक सोचा समझा और कैलकुलेटेड मूव है, पूरी इकोनॉमी को ये सिग्नल देने के लिए कि बदलाव की जरूरत है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब 2 खास शब्दों में है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। इन लगातार रेट कट के पीछे का मेन रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इकोनॉमी को एक गाड़ी की तरह सोचिए जिसे आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। जब यह धीमी होने लगती है तो इसे एक धक्का चाहिए होता है। बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता करके आरबीआई को उम्मीद है कि यह फायदा आपको, कंज्यूमर को और बिजनेसेस को मिलेगा। सस्ते लोन लोगों को घर और कार खरीदने के लिए और बिजनेसेस को नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने और ज्यादा स्टाफ हायर करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। यह बढ़ा हुआ खर्च और इन्वेस्टमेंट व फ्यूल है जो इकोनॉमी को फिर से स्पीड पकड़ने में मदद कर सकता है। ये सर्कुलेशन में ज्यादा पैसा डालने और चीजों को चलाने का एक स्ट्रैटेजिक एफर्ट है। साथ ही आरबीआई इन्फ्लेशन पर भी बहुत करीब से नजर रख रहा है। इन्फ्लेशन वह रेट है जिस पर गुड्स और सर्विसेज की जनरल लेवल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके बाद परचेसिंग पावर गिर रही है। लंबे समय तक हाई इन्फ्लेशन इंडिया में एक बड़ी चिंता थी। हालांकि हाल के डेटा से पता चलता है कि इन्फ्लेशन कई सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यह आरबीआई को ग्रोथ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह या हेड स्पेस देता है, बिना कीमतों के बेकाबू होने के तुरंत डर के। कम इन्फ्लेशन के आंकड़े एक हरी झंडी हैं जो सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी को रिवाइव करने की अपनी खोज में बोल्ड तरीके से काम करने की इजाजत देते हैं। तो हम खुद को एक अहम मोड़ पर पाते हैं। आरबीआई ने अपना कदम उठाया है। इस साल अकेले रेपो रेट को कुल 100 बेसिस पॉइंट्स या एक पूरे परसेंटेज पॉइंट तक कम कर दिया है। यह सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं है, यह इरादे का एक मैसेज है। सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी के नाजुक तराजू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यह ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कीमतें स्टेबल रहें। आम नागरिक के लिए यह कॉम्प्लेक्स और दूर का लग सकता है, लेकिन कोई गलती ना करें। इन डिसीजंस का आपके हाउस होल्ड बजट, आपकी सेविंग्स और आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स पर सीधा और साफ असर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है। आरबीआई के एक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके सबसे पावरफुल टूल को समझना होगा, रेपो रेट। यह टर्म टेक्निकल लग सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। आरबीआई को देश के सभी दूसरे कमर्शियल बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के लिए मेन बैंक समझो। जैसे हम लोन के लिए अपने बैंक जाते हैं, वैसे ही इन कमर्शियल बैंकों को कभी कभी अपनी रोजमर्रा की ऑपरेशनल जरूरतों या लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने की जरूरत होती है। जब वे आरबीआई से कम समय के लिए पैसे उधार लेते हैं तो उन्हें एक इंटरेस्ट रेट देना होता है। यही इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाता है। यह असल में वह रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। अब यह आप और मुझ पर कैसे असर डालता है? रेपो रेट इकोनॉमी में बाकी सभी इंटरेस्ट रेट्स के लिए बेंचमार्क तय करता है। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो उनके पैसे उधार लेने की लागत कम हो जाती है। जब बैंकों को फंड सस्ते में मिल सकते हैं तो वे अपने कस्टमर्स जैसे आपको को कम रेट पर लोन ऑफर करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। यह सभी तरह के लोन्स पर लागू होता है। आपके सपनों के घर के लिए होम लोन, नई गाड़ी के लिए कार लोन, इमरजेंसी के लिए पर्सनल लोन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस लोन भी। तो रेपो रेट में कटौती एक चेन रिएक्शन का पहला कदम है, जिसका मकसद हर किसी के लिए उधार लेना सस्ता करना है। इस चेन रिएक्शन को इकोनॉमिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए सेंट्रल बैंक के पॉलिसी डिसीजंस फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है
तो वह उम्मीद करता है कि बैंक भी ऐसा ही करेंगे और अपनी लैंडिंग रेट्स कम करेंगे। इससे नया लोन लेना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जिन लोगों के पास पहले से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन हैं, उनके लिए इसका मतलब उनकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स या ईएमआईज में कमी हो सकता है। इससे महीने के आखिर में आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचता है, जिसे आप खर्च कर सकते हैं या बचा सकते हैं। इसीलिए रेपो रेट सिर्फ एक फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर एक नंबर नहीं है, यह एक लीवर है जिसका उपयोग आरबीआई देश की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए करता है। रेपो रेट बढ़ाकर आरबीआई उधार लेना ज्यादा महंगा कर सकता है, जिससे सर्कुलेशन में पैसे की मात्रा कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके उलट रेपो रेट कम करके, जैसा कि उसने हाल ही में किया है, आरबीआई का लक्ष्य उधार लेना सस्ता करना है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए खर्च और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। यह एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो पैसे की लागत को सीधे प्रभावित करता है, और ऐसा करके यह इंडिया भर के लाखों लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को आकार देता है। आरबीआई द्वारा लिए गए हर डिसीजन के साथ एक स्टेटमेंट होता है जो उसके पीछे के रीजन को एक्सप्लेन करता है। इन स्टेटमेंट्स को एक्सपर्ट्स बारीकी से देखते हैं क्योंकि वे सेंट्रल बैंक के फ्यूचर इंटेंशंस के बारे में क्लू देते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में हुई रेट कट के पीछे की सोच के बारे में बहुत क्लियरली बताया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने और इकोनॉमिक ग्रोथ के कमजोर होने के संकेत दिखाने के साथ प्रायोरिटी बदल गई है। आरबीआई का मेन मैंडेट हमेशा प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है, लेकिन मौजूदा माहौल में ग्रोथ को सपोर्ट करना उतना ही जरूरी कंसीडरेशन बन गया है। यह एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। जून 25 में लगातार तीसरे रेट कट के साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी ने एक और अहम बदलाव किया। इसने अपनी पॉलिसी स्टांस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल में बदल दिया। यह एक कदम पीछे हटने जैसा लग सकता है, लेकिन यह असल में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ओर एक कदम है। एक अकोमोडेटिव स्टांस यह सिग्नल देता है कि सेंट्रल बैंक फ्यूचर में रेट कट करता रहेगा। हालांकि एक न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि एमपीसी किसी खास डायरेक्शन के लिए कमिटेड नहीं है। यह आने वाले महीनों में इकोनॉमिक डेटा के सामने आने के तरीके के आधार पर रेट्स को कट, होल्ड या यहाँ तक कि बढ़ाना भी चुन सकता है। ये आरबीआई को किसी भी बदलाव पर तेजी से रिएक्शन देने की आजादी देता है। गवर्नर मल्होत्रा ने आगे क्लियर किया है कि फ्यूचर रेट कट के लिए दरवाजा खुला है। उन्होंने कहा है कि अगर कम इन्फ्लेशन और धीमी ग्रोथ के ट्रेंड्स जारी रहते हैं तो एमपीसी फिर से कार्रवाई करने में हिचकिचाएगा नहीं। यह मार्केट्स और पब्लिक को यह रीअश्योरेंस देता है कि सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। आरबीआई सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर को नहीं देख रहा है, वह इसके कंपोनेंट्स और फ्यूचर प्रोजेक्शंस का एनालिसिस कर रहा है। गोल ये सुनिश्चित करना है कि रियल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को ध्यान में रखने के बाद का इंटरेस्ट रेट एक ऐसे लेवल पर हो जो कीमतों को बढ़ावा दिए बिना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। यह विचारशील और डेटा ड्रिवन अप्रोच क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आरबीआई ने अपनी रेट कट को इफेक्टिव बनाने के लिए और भी कदम उठाए हैं। उसने साल की शुरुआत से बैंकिंग सिस्टम में भारी 5.6 ट्रिलियन रुपए डाले हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त लिक्विडिटी या कैश उपलब्ध हो। उसने कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर भी कम किया है, जो बैंकों को आरबीआई के पास जमा का हिस्सा रखना होता है, जिससे सिस्टम में और भी फंड्स रिलीज होने की उम्मीद है। इन मेजर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि बैंकों के पास उधारकर्ताओं को रेपो रेट कट का पूरा फायदा न देने का कोई बहाना न हो। आरबीआई आखिर इतना तेजी से क्यों काम कर रहा है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा देखना होगा। नंबर्स एक जबरदस्त स्टोरी बताते हैं। जून 25 में रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई से मापा जाता है, 70 महीने के सबसे निचले स्तर पर गिरकर सिर्फ 2.1% पर आ गया। यह आरबीआई के अपने फोरकास्ट से काफी कम है और उसके 2 से 6% के कंफर्ट जोन के अंदर है। दरअसल गवर्नर ने तो यह भी सुझाव दिया है कि जुलाई महीने के लिए इन्फ्लेशन संभावित रूप से 2% के निशान से नीचे जा सकता है। जब कीमतों के बढ़ने की दर इतनी कम होती है तो यह सेंट्रल बैंक के लिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कार्रवाई करने के लिए बहुत ही फेवरेबल माहौल बनाता है। लेकिन कम इन्फ्लेशन का आपके लिए क्या मतलब है? ऊपर से यह अच्छी खबर है। इसका मतलब है
कि आपकी जेब में रखा पैसा पहले से ज्यादा खरीद सकता है। रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों से लेकर फ्यूल तक की कीमतें तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। यह आपके हाउस होल्ड बजट को अचानक के झटकों से बचाने में मदद करता है। हालांकि बहुत कम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन एक गहरी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इकोनॉमी में कम डिमांड। अगर लोग और बिजनेस पर्याप्त खर्च नहीं कर रहे हैं तो इससे प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन में धीमापन आ सकता है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है जिसकी आरबीआई को चिंता है। जबकि इन्फ्लेशन कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर डेटा कम उत्साहजनक रहा है। हाल के इंडिकेटर्स बताते हैं कि ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सुस्त रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है। यह धीमापन ही मेन रीजन है कि आरबीआई ग्रोथ को रिवाइव करने पर इतना फोकस कर रहा है। कम ग्रोथ रेट का मतलब है कि कम नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कमजोर हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खतरे में है। सेंट्रल बैंक मौजूदा सिचुएशन को एक अवसर के रूप में देखता है कि वह अपनी पॉलिसी टूल्स का उपयोग करके इकोनॉमी को एक बहुत जरूरी बूस्ट दे, इससे पहले कि धीमापन और ज्यादा गहरा हो जाए। इसलिए आरबीआई की पॉलिसी इन दो सच्चाइयों का सीधा जवाब है। इन्फ्लेशन में तेजी से गिरावट ने जरूरी पॉलिसी स्पेस दिया है, जबकि कमजोर होती ग्रोथ मोमेंटम ने अर्जेंसी दी है। रेट कट सिर्फ पिछले डेटा की प्रतिक्रिया नहीं है, वे भविष्य के कॉन्सिक्वेंसेजों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए एक फॉरवर्ड लुकिंग मेजर हैं। पैसे को सस्ता करके आरबीआई को उम्मीद है कि ज्यादा खपत और इन्वेस्टमेंट का एक चक्र शुरू होगा, जिससे बदले में मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ और देश की युवा और बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा नौकरी के अवसर पैदा होंगे। स्टेक्स ऊंचे हैं और नंबर्स रास्ता दिखा रहे हैं। जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती का ऐलान करता है तो इससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में लहरें फैल जाती हैं, जो आखिर में आपकी अपनी जेब तक पहुंचती हैं। सबसे सीधा और तुरंत असर लोन्स पर पड़ता है, खासकर उन पर जिनकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होती है। अगर आपके पास होम लोन है, उदाहरण के लिए, जो किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़ा है, तो रेपो रेट में कटौती से आपकी इंटरेस्ट रेट में कमी आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कम हो जाएगी। तो इससे आपको हर महीने ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम मिलती है, जिसका उपयोग आप दूसरे खर्चों, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए कर सकते हैं। यह एक साफ फायदा है जिसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हैं। जो लोग नया लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए रेट कट बहुत अच्छी खबर है। बैंक आरबीआई से सस्ते फंड्स और दूसरे लिक्विडिटी मेजर्स के साथ अपनी लैंडिंग में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ज्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स देने की संभावना रखते हैं। इससे लोन की कुल लागत पर उसके पूरे टेन्योर में बहुत फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक बड़े होम लोन पर आधा प्रतिशत पॉइंट की छोटी सी कमी भी आपको 20 या 30 सालों में लाखों रुपये बचा सकती है। यह कई परिवारों के लिए बड़े बड़े खरीदारी को ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाता है। हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, आपकी सेविंग्स पर असर। जबकि उधार लेने वाले खुश होते हैं, बचत करने वालों को थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। जब उधार लेने की लागत कम होती है तो बैंक भी सेविंग्स अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर दी जाने वाली इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंडिंग से उनकी अपनी कमाई की क्षमता कम हो जाती है। जो लोग अपनी सेविंग्स से इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर करते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए यह चिंता का कारण हो सकता है। लगातार रेट कट का मतलब है कि सुरक्षित फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे बचत करने वालों को बेहतर रिटर्न पाने के लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपके पर्सनल फाइनेंस से परे इन रेट कट का मार्केट पर भी बड़ा असर होता है। कम इंटरेस्ट रेट्स को आमतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत को कम करते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। यह फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को तुलना में कम अट्रैक्टिव भी बनाता है, जिससे ज्यादा इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न की तलाश में इक्विटी की ओर धकेले जाते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे के इस बढ़े हुए प्रवाह से शेयर की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो जबकि आपकी एफडी इंटरेस्ट कम हो सकती है, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का मूल्य, खासकर इक्विटी फंड्स में, संभावित रूप से बढ़ सकता है। असल दुनिया में इसके असर को समझने के लिए
आइए शर्मा परिवार को देखते हैं। मिस्टर और मिसेस शर्मा ने 3 साल पहले मेट्रो सिटी में अपना पहला अपार्टमेंट खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया था। उनके लोन की अवधि 20 साल है और इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है। 25 में आरबीआई के रेट कट शुरू होने से पहले उनकी इंटरेस्ट रेट सालाना 9% थी। इस रेट पर उनकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई लगभग 44,986 रुपए थी। यह उनकी मंथली हाउस होल्ड इनकम का एक बड़ा हिस्सा था और वे ये सुनिश्चित करने के लिए अपने बजट को सावधानी से मैनेज करते थे कि वे कभी कोई पेमेंट मिस न करें। ये एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने परिवार के फ्यूचर के लिए किया। आरबीआई के लगातार 3 रेट कट के बाद जो कुल 1 परसेंट पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट्स तक पहुंच गए, उनके बैंक ने इसका फायदा दिया। मान लेते हैं कि उनके बैंक ने अपनी लैंडिंग रेट को उसी हिसाब से कम कर दिया। उनकी होम लोन इंटरेस्ट रेट 9% से घटकर 8% हो गई, जबकि 1% की गिरावट ज्यादा नहीं लग सकती, लेकिन उनकी ईएमआई पर इसका असर काफी ज्यादा था। 50 लाख के लोन पर 8% की नई ईएमआई लगभग 41,822 रुपए है। ये शर्मा परिवार के लिए हर महीने 3,164 रुपए की बचत है। पूरे साल में यह उनके हाथों में अतिरिक्त 37,968 रुपए जोड़ता है। 3,000 रुपए से ज्यादा की यह मंथली बचत शर्मा परिवार को वैल्यूएबल ऑप्शन देती है। वे इस अतिरिक्त कैश का उपयोग बढ़ती हाउस होल्ड खर्चों जैसे बच्चों की स्कूल फीस या यूटिलिटी बिल को बिना किसी तनाव के मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे इस राशि को अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या अपनी रिटायरमेंट के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। एक और स्मार्ट ऑप्शन यह होगा कि इस अतिरिक्त राशि का उपयोग अपने होम लोन का प्रीपेमेंट करने के लिए किया जाए, जिससे उन्हें अपना कर्ज तेजी से चुकाने और लोन की पूरी अवधि में भुगतान किए गए कुल इंटरेस्ट पर भारी राशि बचाने में मदद मिलेगी। शर्मा परिवार की सिचुएशन एक बिल्कुल सही उदाहरण है कि कैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सीधे आम लोगों के लिए एक ठोस फायदे में बदल जाती है। मुंबई के एक बोर्डरूम में लिया गया डिसीजन एक परिवार के मंथली बजट पर सीधा पॉजिटिव असर डालता है। यह उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम करता है और उन्हें ज्यादा ऑप्शन के साथ सशक्त बनाता है। यह दिखाता है कि जब सिस्टम ठीक से काम करता है और बैंक रेट कट को इफेक्टिवली ट्रांसमिट करते हैं, तो ये देश भर के लाखों घरों को वास्तविक राहत और अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे उन्हें अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को बेहतर बनाने और फ्यूचर के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्लान करने में मदद मिलती है। अब आइए प्रिया की नजर से सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, जो 35 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रिया एक मेहनती बचत करता है। सालों से वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीज में लगा रही है। वह एफडीज की सेफ्टी और अनुमानितता को महत्व देती है, यह जानते हुए कि उसका प्रिंसिपल सुरक्षित है और रिटर्न की गारंटी है। 1 साल पहले वह आसानी से बड़े बैंकों से एफडीज ढूंढ सकती थी, जो लगभग 7% सालाना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे। इससे उसे एक स्थिर जोखिम मुक्त इनकम स्ट्रीम मिलती थी, जिसका उपयोग वह भविष्य की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए डाउन पेमेंट बनाने के लिए कर रही थी। हालांकि जैसे जैसे आरबीआई ने रेपो रेट में कई बार कटौती की है, एफडीज पर इंटरेस्ट रेट भी गिरने लगे हैं। वही बैंक जो पिछले साल 7% ऑफर कर रहा था, अब एक नए 1 साल के एफडी पर सिर्फ 6% ऑफर कर रहा है। प्रिया के लिए यह एक ध्यान देने योग्य गिरावट है। अगर वह 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करती है, तो उसे मिलने वाली सालाना इंटरेस्ट 35,000 रुपए से घटकर 30,000 रुपए हो गई है। रिटर्न में इस कमी का मतलब है कि उसकी बचत धीमी गति से बढ़ेगी और उसे अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। यह वह चुनौती है जिसका सामना बचतकर्ता कम इंटरेस्ट रेट वाले माहौल में करते हैं। इस सिचुएशन ने प्रिया को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जबकि वह अभी भी अपने पैसे का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए एफडीज जैसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहती है, वह महसूस करती है कि वह वेल्थ क्रिएशन के लिए उन पर अकेले निर्भर नहीं रह सकती। वह दूसरे ऑप्शन तलाशने लगती है। वह एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेती है जो एसेट एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। एडवाइजर सुझाव देता है कि वह अपनी बचत का एक हिस्सा डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकती है, जो एफडीज की तुलना में थोड़े बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, जिसमें जोखिम का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है।
वे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की संभावना पर भी चर्चा करते हैं। प्रिया एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने का डिसीजन लेती है। वह अपने इमरजेंसी फंड को एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में और कुछ पैसे FDs में रखती है, लेकिन वह अपनी नई बचत का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एलोकेट करती है। वह समझती है कि इक्विटी में ज्यादा जोखिम होता है, लेकिन लंबी अवधि में बहुत ज्यादा रिटर्न की संभावना भी होती है। RBI के रेट कट, जबकि उसके FD रिटर्न को कम कर रहे हैं, ने अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी मार्केट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। प्रिया की कहानी दिखाती है कि कैसे गिरती इंटरेस्ट रेट की अवधि एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है, जिससे बचतकर्ता ज्यादा जानकार इन्वेस्टर बनने और ट्रेडिशनल सुरक्षित ऑप्शन से परे अपनी एसेट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस बदलते फाइनेंशियल लैंडस्केप में यह पूछना स्वाभाविक है, मुझे अपने पैसे का क्या करना चाहिए? जवाब आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, चाहे आप मैनुअली उधार लेने वाले हों या बचत करने वाले। उधार लेने वालों के लिए, खासकर मौजूदा फ्लोटिंग रेट लोन्स वाले लोगों के लिए, पहला कदम प्रोएक्टिव होना है। अपने बैंक से चेक करें कि क्या आपको रेट कट का फायदा मिला है। कभी कभी बैंक रेट्स को एडजस्ट करने में धीमे होते हैं। एक फोन कॉल या अपनी ब्रांच में जाना जरूरी हो सकता है। अगर आपका बैंक आपकी रेट कम नहीं कर रहा है, तो आप अपने लोन को किसी दूसरे लेंडर को ट्रांसफर करके रिफाइनेंस करने पर विचार कर सकते हैं, जो ज्यादा कंपेटिटिव रेट दे रहा है। अगर आप नया लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह बहुत ही सही समय है। बैंकों के ग्राहकों के लिए कंपटीशन करने के साथ आप एक मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन में हैं। अपना रिसर्च करें, कई लेंडर्स से ऑफर की तुलना करें और सबसे अच्छी संभव इंटरेस्ट रेट और टर्म्स के लिए नेगोशिएट करें। सिर्फ हेडलाइन इंटरेस्ट रेट को न देखें, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे छिपे हुए चार्जेस पर भी विचार करें। कम इंटरेस्ट रेट वाला माहौल बड़ी खरीदारी को अफोर्ड करना आसान बनाता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी से उधार लेना जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज नहीं ले रहे हैं। सबसे अच्छे डील्स पाने के लिए हमेशा एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर बनाए रखें। बचत करने वालों और इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी को अडेप्टेशन में से एक होने की जरूरत है। FD रेट्स गिरने के साथ सिर्फ उन पर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देने का समय है। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ऐसी एसेट्स में एलोकेट करने पर विचार करें जिनमें इन्फ्लेशन को मात देने की क्षमता हो, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इक्विटीज में नए हैं, तो एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ शुरुआत करना एक समझदार तरीका है। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी फंड के लिए आप लिक्विड फंड्स या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स देख सकते हैं, जो ट्रेडिशनल FDs की तुलना में थोड़े बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि घबराएं नहीं। इंटरेस्ट रेट साइकिल्स किसी भी इकोनॉमी का एक नॉर्मल पार्ट है। रेट्स ऊपर जाएंगे और वे नीचे आएंगे। कुंजी एक ठोस फाइनेंशियल प्लान का होना है, जो आपके लाइफ गोल्स के साथ अलाइन हो। यह अपने फाइनेंशियल प्लान की समीक्षा करने का एक अच्छा समय है, चाहे खुद से या किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से। अपनी जोखिम लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझें। एक अच्छी तरह से सोचा गया प्लान आपको इन बदलावों को शांति से नेविगेट करने और सूचित डिसीजंस लेने में मदद करेगा, जो आपके सबसे अच्छे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट किसी भी दिशा में जा रही हो। हमने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल ही में हुई रेपो रेट कट की सीरीज मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए एक ध्यान से तैयार की गई प्रतिक्रिया है। धीमी ग्रोथ और आश्चर्यजनक रूप से कम इन्फ्लेशन का सामना करते हुए सेंट्रल बैंक ने निर्णायक रूप से कार्य करने का चुनाव किया है। इसने लिक्विडिटी के टैप्स खोले हैं और इन्वेस्टमेंट और खपत को फिर से जगाने की उम्मीद में पैसे को सस्ता कर दिया है। यह सिर्फ एक सूखा इकोनॉमिक एक्सरसाइज नहीं है, इसके वास्तविक और गहरे परिणाम हर किसी के लिए हैं। एक परिवार जो अपने होम लोन की EMI चुका रहा है, से लेकर एक सीनियर सिटीजन जो अपनी सेविंग्स से इंटरेस्ट पर निर्भर है। ये पॉलिसीज हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को आकार देती है। एक्शंस ने कॉन्सिक्वेंसेसों में एक स्पष्ट डाइवर्जेंस पैदा किया है। उधार लेने वालों के लिए यह अवसर का समय है। सस्ते लोन महत्वपूर्ण फाइनेंशियल राहत प्रदान कर सकते हैं
और घर के मालिक होने जैसे लंबे समय से संजोए सपनों को ज्यादा सुलभ बना सकते हैं। बचत करने वालों के लिए हालांकि यह चुनौती का समय है। सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स पर घटते रिटर्न के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, जो उन्हें ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बनने और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट के व्यापक विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। यह अवधि किसी की पर्सनल फाइनेंस को सभी इकोनॉमिक सीजन्स में प्रभावी ढंग से मैनेज करने में फाइनेंशियल प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन की शाश्वत बुद्धिमत्ता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, सभी की निगाहें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली मीटिंग पर हैं, जो अगस्त 25 के लिए निर्धारित है। आरबीआई गवर्नर ने पहले ही संकेत दिया है कि न्यूट्रल स्टांस उन्हें जरूरत पड़ने पर कार्य करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आगे के कट के लिए दरवाजा खुला है। डिसीजन आने वाले डेटा पर निर्भर करेगा। क्या इन्फ्लेशन कम रहेगा? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में रिवाइवल के कोई शुरुआती संकेत होंगे? इन सवालों के जवाब एमपीसी के अगले कदम को तय करेंगे। एनालिस्ट्स बंटे हुए हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहते हैं तो एक और छोटा रेट कट से इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिरकार आरबीआई एक कॉम्प्लेक्स रास्ते पर चल रहा है। भारतीय इकोनॉमी के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सही संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए नागरिकों के रूप में कुंजी निष्क्रिय दर्शक बनना नहीं है, बल्कि सूचित भागीदार बनना है। रेपो रेट क्या है, यह क्यों बदलता है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है, ये समझकर हम ज्यादा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। हम उत्पन्न होने वाले अपॉर्चुनिटियों का लाभ उठा सकते हैं और खुद को चुनौतियों से बचा सकते हैं। लगातार बदलते दुनिया में ज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं है, ये हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा है। जागरूक रहें, सतर्क रहें और तैयार रहें।